हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, मंगल होंगे, आपके घर पे खुशियां होंगी। साथ में मैं उस दिव्य शक्ति से प्रार्थना करूंगी आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें जो आपके मन में चल रही हैं और आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये चीजें करेंगे तो उससे पहले हमें अपने कर्म पथ पर लगातार बने रहना है, उस कर्म को नहीं छोड़ना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। जिन के लिए मैंने ये संविधान शुरू किया था, सपोर्ट मिल रहा है मुझे, लेकिन अभी भी उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं दे पा रहे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने वो एक टारगेट फिक्स किया है मन में, तो आप उसे निश्चित रूप से प्राप्त करें और साथ में जो बता रहा हूं मैं उसको आप अचीव करने की कोशिश करें, तभी आपको मंजिल प्राप्त हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। ये दोनों चीजें हम जो देखेंगे उसमें हमारे सामने कई चीजें आएंगी जो ब्रिटिश शासन के दौरान उनके द्वारा लाए गए अधिनियमों से हमारे देश में संवैधानिक विकास शुरू हुआ है। ऐसे बहुत से नीति नियम सामने आए जिनको हमने मॉडिफाई करके अपनाया और आज हम देखते हैं वही अधिनियम, वही एक्ट हमारे संविधान के अंतर्गत मॉडिफाई करके देश की शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। हमारा जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसको हम समझें तो हमारे सामने ये आता है कि ये जो है इस 1861 अधिनियम जो है वो 1 अगस्त 1861 को लागू किया गया। ये तो सबसे पहली बड़ी बात होगी, 1 अगस्त 1861 को इसे लागू किया गया। साथ में दूसरी बात जो हमारे सामने आ रही है कि इसमें प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन किया गया या प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत प्रतिनिधि संस्था मतलब जहां लोगों का प्रतिनिधित्व किया जा सके, लोगों की बातें सुनी जा सके, लोगों के माध्यम से नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रतिनिधि सभा का जन्म हुआ है। उसके बाद में जो वायसराय था उसको, उसकी जो कानून परिषद थी, उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, उसको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। जैसे मान लीजिए स्कूल में डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद बना रखी है। ठीक है, कुछ स्टाफ मेंबर को साथ ले रखा है और स्टाफ मेंबर्स क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। मतलब जब प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो है वो एब्सेंस हो और उनकी अनुपस्थिति में जो कार्यकारी परिषद गठित की गई वो पूरे विद्यालय का क्या करती है, संचालन कर सकती है। उसी प्रकार जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। फिर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है, इधर से देखें, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत एवं मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत। अब देखें हमारे सामने यही आ जाता है, पहले हमने जो पढ़ा प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म, प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म जो है हमने पढ़ा, तो प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो लॉर्ड कैनिंग है जो क्या करता है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत करता है और मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत करता है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर प्रतिनिधि सभा की शुरुआत की है तो जो प्रतिनिधि हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, विभाग दिए जाएंगे, ताकि वो अपने विभाग में रहते हुए क्या करें, प्रशासनिक कार्य कर सके। साथ में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत, अब जब जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों को क्या दिया जाएगा, मंत्रिमंडल जैसी व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। कहने मतलब हम मंत्रियों का गठन कर सकते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं। ये व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाई गई। इसके बाद में लास्ट टॉपिक का है जीजी को अध्यादेश एवं वीटो की शक्ति प्रदान की गई। जीजी को अध्यादेश, जीजी मतलब अब इसको हम एक अपनी राजधानी में समझें तो भाई जीजी जो कह दे दादा ने करना ही पड़े। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो गवर्नर जनरल है अगर उसको अध्यादेश दे दिया जाता है तो वह अध्यादेश देगा और जो प्रतिनिधि सभा है उसे क्या करवाएगा, काम भी
करवाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इस एक्ट के अंतर्गत 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को क्या दिया गया, अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। अब अध्यादेश आप जानते हैं कब लाते हैं कि देश में या किसी भी देश में कानून व्यवस्था की आवश्यकता और उस समय प्रतिनिधि सभा का संचालन नहीं हो रहा हो तो जो जीजी है वो क्या कर सकती है, अध्यादेश ला सकती है। वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है, राज्यपाल अध्यादेश लाता है, साथ में वीटो पावर की शक्ति भी दी गई। किसकी शक्ति की, वीटो की। वीटो मतलब जानते हो आप, मना करना या किसी कानून को बनने से रोकना। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का क्या 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें जो दे रखा है उसका थोड़ा सा चेंजेज है, उसका थोड़ा सा बदलाव किया गया है। किधर, 1862। आज दोनों चीजें हम एक साथ पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे हम मार्लेमेंटो, है ना, वो मिंटो वाला है ना, फ्लैश वाला, वो वाला पढ़ेंगे। मार्लेमेंटो जो है वो अगले वीडियो में। इसमें देखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें वही चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1892 का जो था उसको लाने का प्रमुख कारण क्या आया सामने। तो इसमें बताया गया कि जो 1892 को लाने का प्रमुख कारण था वो था, एक तो 1857 की क्रांति थी, ठीक है ना, उसमें लोगों की भावनाएं उठ खड़ी हुई, लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दिया। लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को वहां भेजना चाहते थे कि हमारे लिए भी कोई ऐसी संस्था हो जिसके अंतर्गत हम अपनी बात रख सकें। और फिर उसके अलावा दूसरा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया। तो कहने मतलब कहीं ना कहीं ऐसे कारण मौजूद थे जिसके कारण ये क्या 1892 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। इसका जो हमने कारण देख लिया, 1857 क्रांति और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली। फिर है बजट पर बहस। आज तक जितने भी एक्ट पढ़े, जितने भी एआईसी और जो ब्रिटिश ताज था उसके अकॉर्डिंग मतलब बजट पर बहस नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद में, कौन से एक्ट के बाद में, 1892 का जो एक्ट है भारत परिषद अधिनियम, उसके अंतर्गत जो बजट पारित रखा जाता था, बजट रखा जाता था प्रतिनिधि सभा में, उस पर क्या की जा सकती है, बहस की जा सकती है कि आपने इतना बजट दिया तो कहाँ खर्च करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, आने वाले समय में इससे क्या फायदा होने वाला, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। ये बात भी किसमें की गई, 1892 के परिषद अधिनियम में। फिर है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। अब इसमें तो क्या था, प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन हुआ और प्रत्यक्ष वाली बात चल रही थी इसमें, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं बात, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। मतलब अब जो निर्वाचन प्रणाली है, जो प्रतिनिधि संसद या जो प्रतिनिधि सभा है उसमें जो बैठने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाएगा, डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो ये कुछ बातें, अहम बातें थी जो हम इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा माफी चाहूंगा, यहाँ जो मैं बोलता हूँ वो मेरे शब्द वापस लेता हूँ। मैंने जो यहाँ लिखा है प्रत्यक्ष, तो यहाँ लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ हम लिखेंगे अप्रत्यक्ष। क्या लिखेंगे, अप्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जैसा कि हमने समझा था राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव। अप्रत्यक्ष प्रणाली मतलब सीधा जनता क्या नहीं ले रही, उसमें भाग नहीं ले रही है। तो इसमें भी यही हुआ कि अब जनता सीधा भाग तो नहीं ले सकती, लेकिन जनता के जो सदस्य हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा सकता है, निर्वाचन किया जा सकता है। ये इस प्रणाली की शुरुआत भी किसमें हो गई, 1892 में हो गई। फिर है संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। इस एक्ट को क्या माना जाता है कि जो संसदीय व्यवस्था है, संस्थात्मक जो व्यवस्था है, उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है वो इसी एक्ट के अंतर्गत शुरू हुई थी। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने भी यही बात कही है इस एक्ट को लेकर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, उन्होंने भी इस एक्ट को लेकर यही बात की है कि संसदीय शासन की शुरुआत या प्रतिनिधात्मक शासन की नींव का प्रस्तर माना गया किसको, 1892 के भारत परिषद अधिनियम को। क्वेश्चन बन सकता है आईएएस या आईपीएस टॉपर्स जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन
रिपीट भी हो चुका है कई बार, आने वाले समय में भी आ सकता है कि संसदात्मक व्यवस्था या प्रतिनिधात्मक शासन का प्रस्तर किस एक्ट को माना जाता है, तो हम कह सकते हैं किसको माना जाता है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम को माना जाता है। तो डियर फ्रेंड, ये थे हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक जो कि मैंने आपको बताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डेफिनेटली समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज आप लाइक और शेयर करें, जैसे आप पहले सपोर्ट करते थे आगे मुझे सपोर्ट करें। जहां तक संभव होगा मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा था, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं कि सर आप ये टॉपिक दोबारा से करवाएं, क्लियर करवाएं। कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आपको उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज एक बार फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप जो आपने टारगेट लिया है उसको आप जल्दी से प्राप्त करें, आप जल्दी से उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जो आप पहुंचना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।